अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड एकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 11 है जिसमें हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, कहां से बनता है, क्या होता है, लॉ ऑफ COM, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फ्रिक्शन का वर्ड आपने शायद सुना भी हो, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4, मोशन एंड फोर्सेस, पार्ट 3 ऑफ 3। तो मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले आप अपने दिमाग में दो बड़ी सी ट्रॉलीज इमेजिन करें, जो 3 टायर वाली ट्रॉलीज होती हैं। एक ट्रॉली खाली रखें, एक ट्रॉली में बहुत सारा वजन डाल दें, बहुत सारी चीजें डाल दें। अब इमेजिन करें कि वो दोनों ट्रॉलीज आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही हैं, समझें 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही हैं। एक भारी भरी हुई और एक खाली है। दोनों में से रोकना किसको आसान होगा? ऑफ कोर्स खाली वाली को, ठीक है। अनलोडेड कार्ड इजी टू स्टॉप, लोडेड कार्ड हार्ड टू स्टॉप। फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट, अगर दोनों स्टिल अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगेगी वो लोडेड कार्ट में ज्यादा होगी और अनलोडेड में कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक भारी चीज है उसको चलाने में ज्यादा फोर्स लगेगी, जबकि एक खाली चीज है उसको चलाने में कम फोर्स लगेगी। और क्वांटिटी ऑफ मोशन, बेसिकली उसमें मोशन कितना है, अगर उसको क्वांटिफाई कर दिया जाए कि उसमें कितनी हरकत है, तो लोडेड कार्ड में या भरे हुए कार्ड में ज्यादा होगी ना, अगर वो चल रहा होगा तो चलता ही चला जाएगा। और अनलोडेड कार्ड जो होगा, जिसमें वजन नहीं होगा, उसमें मोशन कम क्वांटिटी में होगा। तो बेसिकली मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेसिस पे उसको बताया जाता है। प्लस मैथमेटिकली आप उसको बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब m टाइम्स v, लेकिन हम मोमेंटम को m या कैपिटल M से नहीं बल्कि p से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम इज p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, जिसका SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास का यूनिट kg होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूटन सेकेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेसिकली पहले हम पता करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली दो बॉडीज का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तो फोर्सेस लगा रही होती हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल, कोई थर्ड पार्टी फोर्स नहीं होती। और अगेन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक आइडियल कंडीशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि दो बॉडीज सिर्फ आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हो, कोई तीसरी फोर्स ही ना हो भी सकता है बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लेकिन अगेन 100% नहीं हो सकता। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जो एग्जिस्ट नहीं करती। थियोरेटिकली इसको रखा गया है अपनी कैलकुलेशंस में आसानी के लिए। खैर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स बताता है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो कंसिडर टू कोलाइडिंग बॉल्स। अच्छा, इस इमेज को आप इस एग्जाम्पल से रिलेट मत कीजिएगा, ये है तो मोमेंटम की ही एग्जाम्पल, लेकिन इस एग्जाम्पल से रेलेवेंट नहीं है। खैर, कंसिडर टू कोलाइडिंग बॉल्स, मासेस m1 एंड m2। एक बॉल है, उसका मास है m1, एक का मास है m2, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब क्योंकि लॉ कहता है कि दो आइसोलेटेड सिस्टम का या दो बॉडीज का टोटल मोमेंटम सेम होता है, इसलिए अगर दो बॉल्स हैं वो आइसोलेटेड हैं, तो अगर वो कोलाइड करती हैं तो जो कोलिजन से पहले उनका टोटल मोमेंटम था वो, और जो कोलिजन के बाद उनका टोटल मोमेंटम है वो इक्वल रहना चाहिए। अब हम इस सिचुएशन को रख ही क्यों रहे हैं? क्योंकि एक कॉमन साइट होगी। आप इमेजिन भी करें, अगर दो बॉल्स एक दूसरे से टकराएं तो ऐसा नहीं होगा कि जितनी स्पीड से टकराई थी उतनी स्पीड से वापस चली जाएंगी। हो सकता है कोई स्लो हो जाए, हो सकता है कोई वहीं गिर जाए, कोई आगे चली जाए। तो इधर मोमेंटम का काम होता है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया है। तो बिफोर कोलिजन, अब क्योंकि मोमेंटम होता है m टाइम्स वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी, तो बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी को हम u से डिनोट करेंगे
और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे. सो द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1u1 पहली बॉल का मोमेंटम प्लस m2u2 दूसरी बॉल का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हो गया. इसी तरह आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा दैट विल बी m1v1 प्लस m2v2. और अगर लॉ जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उसमें अगर इन तीन वैल्यूज को पुट करें तो इक्वेशन बनती है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. इस इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं. A 5 gram bullet is fired from an 800 gram pistol with speed of 50 meter per second. What is the speed of the recoil of the pistol? Recoil का मतलब जो अगर आप पिस्टल से बुलेट निकालें तो जो थोड़ा सा जर्क लगता है, जो पिस्टल पीछे की डायरेक्शन में आती है, बुलेट आगे जा रही है, पिस्टल पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये जो जर्क है इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ द पिस्टल. निकालना है कि अगर एक बुलेट फायर करी, इतनी स्पीड से निकली, तो जो रिकॉइल थी उसकी स्पीड कितनी होगी. डेटा मास ऑफ द बुलेट m1 से जिसको लिखा है दैट इज 2 ग्राम्स मतलब 0.002 kg. स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर फायर, फायर से पहले क्या बुलेट में कोई स्पीड थी? वो रेस्ट पे थी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, मतलब u1 0 है. स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर v1, क्या फायर के बाद बुलेट में कोई स्पीड थी? बिल्कुल थी, 50 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया. मास ऑफ द पिस्टल, मास जो पिस्टल का था 800 ग्राम्स, वो हो गया 0.8 kg जिसको m2 से डिनोट किया गया है. स्पीड ऑफ द पिस्टल बिफोर फायर, फायर से पहले तो पिस्टल स्टेशनरी थी, मतलब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, मतलब u2 भी 0 होगा. और स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द पिस्टल या फायर के बाद पिस्टल की जो वेलोसिटी है वो v2 है जो हमें निकालनी है. सिंपल. टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर m1u1 प्लस m2u2. वैल्यूज अगर पुट करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायर 0 आता है. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2. अगर वैल्यूज पुट करें तो आंसर आता है 0.1 प्लस 0.8 v2. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं. टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर. तो बिफोर फायर तो 0 था, आफ्टर फायर था 0.1 प्लस 0.8 टाइम्स v2. अगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जाए तो आंसर आता है 0.125 मीटर पर सेकेंड. फ्रिक्शन, द फोर्स दैट ओपोजेस मोशन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एक्ट. अगर आप दो हाथ आपस में ऐसे रब करा रहे हैं तो आप देखिए बिल्कुल पानी की तरह नहीं जा रहे, थोड़े थोड़े मुश्किल से जा रहे हैं, थोड़े रुक रुक के जा रहे हैं. तो आपके इस हाथ की इस डायरेक्शन में लगाई जाने वाली फोर्स को जो फोर्स अपोज कर रही है या जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रही है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. बेसिकली जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, आपस में कांटेक्ट में होती हैं और एक दूसरे पे मूव करती हैं तो उनके मोशन को जो फोर्स अपोज करती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. एंड इट इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ टू सर्फेसेस. वही बात होगी कि उन दोनों सर्फेसेस के बीच में जो रफनेस होगी उसकी वजह से फ्रिक्शन होगी. अगर बहुत ही स्मूथ सर्फेस होंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, वो आसानी से मोशन हो जाएगा. जितनी रफनेस ज्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी उतना ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड होने में, एक दूसरे पे मूव करने में मुश्किल होगी. एंड अवॉइड स्लाइडिंग फ्रीली, वही कि वो अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट्स को या दोनों चीजों को आपस में स्लाइड होने से अवॉइड कराएगी. ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक वुडन ब्लॉक है जो टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है. एक पुली एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो पुली के थ्रू एक वेट से अटैच्ड है. उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड वेट से अटैच्ड है. लेकिन हमारा जो वेट है, समझ लें अगर आपका वेट 5 kg है, 5 न्यूटन है, तो इसका वेट 10 न्यूटन है. मतलब इसमें अभी इतना वेट नहीं है कि इसको मूव करा सके. ऑल्दो ये वर्टिकली हैंग कर रहे हैं लेकिन इससे हल्का है, इससे इसका मास कम है. तो द फोर्स F दैट द वेट इज अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक, जो ये फोर्स F इस ब्लॉक को इस तरफ खींचने में अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो इसको मूव कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इतनी फ्रिक्शन है कि उस पूरी फोर्स F को वो अपोज कर रही है और फिर भी अपनी जगह पे खड़ा है. बिकॉज फ्रिक्शन इज अपोजिंग द फोर्स, जो वही बात हो गई कि जो फोर्स F इसको उस तरफ खींच रही है, फ्रिक्शन की फोर्स उसको अपोज करके बैलेंस आउट कर रही है.
अब अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वेट बढ़ाते जाएं, इस वेट को 5 से 6 7 8 ऐसे ऐसा करके बढ़ाते जाएं, तो एक काफी हद तक ऐसा होगा कि वेट बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि फ्रिक्शन बोलेगी बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं इससे ज्यादा अप्लाई नहीं हो सकती, मतलब इस ऑब्जेक्ट में इससे ज्यादा कैपेबिलिटी ही नहीं है इससे ज्यादा फ्रिक्शन लगाने की। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है ना, कि जिससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकती, इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद वो पॉइंट आता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, मतलब फोर्स F लग रही थी, वो लग रही है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जितनी फोर्स F लग रही है तो अब जो अगली फोर्स लगेगी वो इस ब्लॉक को मूव करा देगी। तो और वही बात कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन पॉसिबल है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। और जब ये स्लाइड कर रहा होगा ब्लॉक, और इस पे जो स्लाइडिंग के दौरान अपोजिंग फोर्स होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, उसको कहा जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप इस ब्लॉक को देखें, इसके ऊपर अभी क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसको अपोज करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स होगी, जो कि नॉर्मल रिएक्शन आर कहलाती है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली स्टेशनरी है तो W विल बी इक्वल टू आर। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपकी F, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये एक रिलेशन है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इस रिलेशनशिप से अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं और कांस्टेंट लगाएं तो इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर। ये जो माइक्रो के सिंबल जैसा साइन है, वर्ड है, लेटर है, इसको म्यू कहा जाता है, और इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू म्यू आर, जिसको अगर रीअरेंज करें तो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब क्योंकि बॉडी जो है, जो ब्लॉक है, वो वर्टिकली स्टेशनरी है, इसलिए R विल बी इक्वल टू W। अब R इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg विच इज इक्वल टू F ओवर म्यू, क्योंकि R इज इक्वल टू F ओवर म्यू था, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई mg इज इक्वल टू F ओवर म्यू। अगर इसको रीअरेंज करें तो पहले बनता है म्यू इज इक्वल टू F ओवर m टाइम्स g, जिसको मजीद रीअरेंज करने से इक्वेशन आ जाती है F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। इसके अंदर म्यू जो है वो हमारा हमेशा दो सरफेसेस के लिए कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप की बुक और एक वुड का ब्लॉक उस पर रब करा रहे हैं तो आप जितनी भी दफा कराएंगे ये म्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, सरफेसेस के लिए म्यू कांस्टेंट होता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अ बॉडी वेइंग 50 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल। एक वुडन टेबल है, उस पर 50 न्यूटन का वजन एक बॉडी रखती है, उसको वहां पे प्लेस कर दिया है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट इट इनटू मोशन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कितनी फोर्स लगाएंगे कि वो हरकत में आ जाए, मोशन में आ जाए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी 0.3। अच्छा, जो म्यू था, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। सो द डेटा इज वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जिसको W से डिनोट किया गया है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.3। फोर्स निकालनी है तो सॉल्यूशन करते हैं सिंपल। F इज इक्वल टू म्यू आर, R इज इक्वल टू वेट, R हमारा वेट के बराबर था और वेट हमें दिया हुआ है 50, तो इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स W। 0.3 टाइम्स 50 किया और फोर्स हमारे पास आ गई 15 न्यूटन। मतलब इस ब्लॉक को अगर 15 न्यूटन की फोर्स मिलेगी तो ये वो पॉइंट होगा जब वो ब्लॉक अपनी जगह से मूव कर जाएगा। अगर 14.99 न्यूटन भी होगी तो ब्लॉक के अंदर इतनी अभी फ्रिक्शन मौजूद होगी कि वो उसको मूव ना होने दे। अच्छा, फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस। अप हिल रेलवे ट्रैक, अगर कोई रेलवे ट्रैक है, कोई ट्रेन की पटरी है जो अप हिल है, जो स्लोप में ऊपर की तरफ जा रही है, जब बारिश, अब क्योंकि वो ट्रैक्स लोहे के होते हैं, जब बारिश होगी तो वो स्लिपरी हो जाएंगे, तो रेलवे का अपने ट्रैक से स्लिप आउट हो जाने का, हिल जाने का खतरा है। किया ये जाता है कि उस पर मट्टी डाली जाती है, सैंड डाली जाती है, ताकि वो जो सरफेस है वो ज्यादा रफ हो जाए और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से वो स्लिप ना करे। तो ये एक बहुत बड़ा यूज है फ्रिक्शन का। इसके अलावा कार टायर्स, आपने देखा होगा जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उस पर थ्रेडिंग हुई हुई होती है, वो डिजाइन बने होते हैं, जो ऊपर नीचे डिजाइन होते हैं, बेसिकली वो एम्पल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल ही स्मूथ टायर्स होंगे तो गाड़ी बिल्कुल आगे निकल जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन पैदा करने के लिए उस गाड़ी पे थ्रेडिंग की जाती है। तो ये भी फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा यूज है।
अच्छा, लेकिन जहां पे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है वहां पे कुछ नुकसानात भी हैं, इसलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करना होता है। किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? या तो सिंपल है, जिस तरह आप गाड़ी में ऑयल डालते हैं इंजन के पिस्टन्स को स्मूथली रन कराने के लिए, या कहीं भी एयर और ग्रेफाइट भी यूज होता है कुछ जगहों पे लुब्रिकेट करने के लिए। एक और चीज है बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग, कुछ इस तरह से नजर आती है। बेसिकली ये एक इनर रिंग है, फिर ये बीच में एक लेयर है, और फिर आउटर रिंग है। करना ये होता है कि इनर रिंग और आउटर रिंग को आपस में मूव कराना होता है। इनर रिंग अपनी जगह पे रहती है और आउटर रिंग उसके इर्द गिर्द रोटेट करती है। अगर डायरेक्टली मेटल सर्फेसेस लगा देते तो हाँ थोड़ा सा मूव कर जाते, लेकिन बहुत ज्यादा स्मूथली मूव नहीं करते, एक दूसरे से टकरा के उसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाती। तो किया ये गया कि इन दोनों रिंग्स के बीच में छोटे छोटे मेटल के बहुत ही स्मूथ सरफेस वाले बॉल्स डाल दिए, जिस तरह ये छोटे छोटे बॉल्स मौजूद हैं। अब होता यह है कि क्योंकि बॉल्स बहुत ही स्मूथ होते हैं तो वो आउटर रिंग को इनर रिंग के ऊपर स्लाइड करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो अक्सर चेयर्स में या कोई भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें ये बॉल बेयरिंग मौजूद होता है। टायर्स में भी मौजूद है, जो छोटे ट्रॉली टायर्स होते हैं उसमें जो बेस होती है ट्रॉली की वो इनर रिंग से कनेक्टेड होती है, और जो बाहर के टायर होते हैं वो आउटर रिंग से कनेक्टेड होते हैं जो मूव करते हैं। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 11। इधर हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। थैंक यू।